हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 18 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो है 31 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो हमारे साथ अंत तक बने रहे यदि आप इस एग्जाम में एक सीट इंश्योर करना चाहते हैं तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली के सदस्य बन जाएं और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है तो कितनी उम्र है, तो इसकी उम्र जो है कितना है 65 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। और हम लोग उच्चतम न्यायालय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का जो वर्णन किया गया है तो कौन से आर्टिकल के तहत या कौन से भाग में उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान में रखा गया है। तो उच्चतम न्यायालय का जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक और भाग 5 में इसे रखा गया है। और आर्टिकल 124 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, उसके बाद प्रक्रिया आदि का किस तरह से इसका कार्य क्षेत्र है उच्चतम न्यायालय का, इन सभी का वर्णन किया गया है। और उच्चतम न्यायालय में प्रेजेंट टाइम में जो कुल कितने न्यायाधीश है तो 34 न्यायाधीश हैं। एक मुख्य न्यायाधीश 33 जो है 33 और सब न्यायाधीश हैं, तो कुल मिलाकर के 34 न्यायाधीश हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करती हैं। और हमारे देश में उच्चतम न्यायालय का जो सर्वप्रथम उद्घाटन किया गया था तो कब किया गया था, 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ये भी पॉइंट माइंड में रखेंगे। तो ये हो गया उच्चतम न्यायालय के बारे में। और हम लोग यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की चर्चा किए हैं तो थोड़ा कुछ हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में भी जान लेते हैं। उच्च न्यायालय जो होते हैं या उच्चतम न्यायालय से नीचे स्तर होता है इसका उच्च न्यायालय का। और उच्च न्यायालय की देखरेख करना, उसके बाद को निर्देश देना किसका कार्य है, उच्चतम न्यायालय का कार्य है। और प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में 24 उच्च न्यायालय है। और संविधान में जो है संविधान के भाग 6 आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक जो है संविधान में उच्च न्यायालय का वर्णन है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और हमारे देश में उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी सर्वप्रथम कब हुई थी, 1862 ईस्वी में हुई थी। तो कहाँ कहाँ पे, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में हुई थी। यह जो हुई थी सबसे प्रथम अंग्रेजों के समय में ही हुई थी। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो अलग अलग प्रांतों में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और कहीं कहीं पर संयुक्त प्रांतों को मिलाकर के जो है उच्च न्यायालयों की भी स्थापना की गई। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। तो आवर्त सारणी जो है किसने तैयार की थी, मेंडलीफ ने। किसने, मेंडलीफ ने। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। और रदरफोर्ड जो है क्या किए थे, प्रोटॉन की खोज किए थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका थर्ड में है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होती हैं। तो राजदूत है आपका ऑप्शन में, तो यह भी तो राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री ये भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ये भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो उपराष्ट्रपति है आपका, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। तो फिर राष्ट्रपति कैसे नियुक्त होते हैं, किस तरह से, तो इसका जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। इसको चुना जाता है, किसको, उपराष्ट्रपति को। तो इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो
संसद के जो उच्च सदन एवं निम्न सदन के जितने भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा, वे सारे सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति इन दोनों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में ही रखेंगे। और उपराष्ट्रपति जो अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वेंकैया नायडू जी हैं, और यह 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश में। अब उपराष्ट्रपति शब्द का जो वर्णन है संविधान में, हमारे संविधान में, तो कितने आर्टिकल तक, कहाँ से कितने आर्टिकल से लेकर के कितने आर्टिकल तक, तो आर्टिकल जो है 63 से लेकर के 71 तक जो है हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। और हमारे देश में उपराष्ट्रपति शब्द का जो उपराष्ट्रपति शब्द लिया गया है, हमारे संविधान में वर्णित है उपराष्ट्रपति शब्द, तो यह कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 4 में है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है, चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग के हम लोग के बारे में हम लोग यह जान लेते हैं। चुनाव आयोग जो है आर्टिकल 324 किसके तहत, आर्टिकल 324 के तहत जो है चुनाव आयोग का यह अधिकार है कि वह लोकसभा एवं विधानसभाओं में निर्वाचन करे। कौन, चुनाव आयोग। इसका क्या अधिकार है, आर्टिकल 24 के तहत जो है इसको यह अधिकार है कि लोकसभा एवं विधानसभाओं में जो है यह निर्वाचन कराए, और निर्वाचन का जितने भी जिम्मेवारी है वह यह चुनाव आयोग संपन्न करे उसको। तो कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 324 के तहत। और हमारे संविधान में जो चुनाव आयोग शब्द वर्णित है तो कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक, 324 से लेकर के 329 आर्टिकल तक है। तो 324 में यह वर्णित है कि लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन कराना या चुनाव कराना ही। और उसके बाद जो भी आर्टिकल है वह अलग अलग जो है कार्य चुनाव आयोग से संबंधित है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 5 में है कि जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन से राज्य है, तो वह पंजाब राज्य है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 7 में है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कौन, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। तो कहाँ पे मनाया जाता है, अजमेर शरीफ पर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर शरीफ पर। देखिए क्यों मनाया जाता है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर, क्योंकि हर साल जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है क्या कहते हैं, कहीं अजमेर पर जो है उर्स नाम का एक मेला लगता है, जिसको हम लोग उर्स कहते हैं। एक मेला लगता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उर्स नाम से जानते हैं। और ये अजमेर में ही क्यों लगता है, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वह कहाँ पे है, अजमेर में ही है। इसीलिए अजमेर में जो है उर्स नाम का मेला लगता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और अजमेर कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में। और यह जो अजमेर है यह अरावली के पहाड़ियों से यह घिरा हुआ है। और अजमेर को हम लोग झीलों का नगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे झील वहाँ पे अवस्थित है, जैसे कि आना सागर हो गया, उसके बाद फाई सागर, पुष्कर सागर, ये सभी जो है वहाँ की प्रमुख झील है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनता है कि जैनियों का एक मंदिर है, कौन सा, नासिया, जो कि कहाँ पे है, अजमेर में ही है। और एक है ब्रह्मा जी मंदिर, जो कि कहाँ पे है, अजमेर में ही पड़ता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और हाँ, ये जो ब्रह्मा जी मंदिर है ये अजमेर में नहीं, अजमेर के निकट पुष्कर जो है,
कर के समीप ही जो है ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस तरह से जो है अजमेर में जो है हिंदू एवं मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 8 में है कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है तो वह कौन सा है? तो वह कौन सा देश है? म्यांमार है, जो कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक जो है सीमा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और म्यांमार का कैपिटल कहाँ पे है? नेपैताव है इसका कैपिटल, और इसका करेंसी क्या है? क्यात। क्या है? क्यात। और चीन का कैपिटल कहाँ पे है? बीजिंग, और इसका करेंसी क्या है? रेनमिनबी है। क्या है? युआन भी है और रेनमिनबी है। और थाईलैंड का कैपिटल कहाँ पे है? बैंकॉक, और इसका करेंसी क्या है? बाहत। और वियतनाम का कैपिटल कहाँ है? हनोई, और इसका करेंसी क्या है? डॉग। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 9 में है कि स्लेट रूपांतरित रूप है। स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो सैल का रूपांतरित रूप है स्लेट। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। तो ये लंबाई कितनी है? देखिए, सिंधु नदी की जो लंबाई है 2828 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2880 किलोमीटर है। किसका लंबाई? सिंधु नदी की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है और सिंधु नदी का 2880 किलोमीटर है। तो लगभग जो है सिंधु नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वह मिलता जुलता है। कितना किलोमीटर का अंतर है? 20 किलोमीटर का अंतर है। तो एक तरफ से मिला के कहिए कि जहाँ पे इतनी बड़ी लंबी नदी है, जहाँ पर इतनी लंबी नदी है, तो 20 किलोमीटर बहुत ही कम उसके तुलना में नगण्य दूरी यहाँ पे लगता है। तो इसी कारण से जो है यह क्वेश्चन में यह कहा गया और ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है लगभग सेम है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? 20 किलोमीटर जो है ब्रह्मपुत्र नदी लंबी है और 20 किलोमीटर जो है सिंधु नदी उससे कम लंबी है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा गया कि यह लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो यह राकसताल एक झील है तिब्बत में, तो वहीं उसी के निकट से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और सिंधु नदी जो है यह भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है और तिब्बत में ही एक सेंगबे खबाबे नाम का हिमनद है, तो वहीं से सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है और भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, फाइनली आकर के अरब सागर में ये गिर जाती है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह तिब्बत से निकलती है राकसताल झील के निकट से, उसके बाद भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए और अन्य राज्यों से भारत के मेघालय एक्सेट्रा इन पूर्वी राज्यों से होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उसके बाद जो है यह बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। तो इन सारे पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और सिंधु नदी के जो सहायक नदियां हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि झेलम, चेनाब, व्यास, सतलज, रावी, ये सभी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह सतलज नदी है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग नदी के बारे में डिस्कस किए। यदि आप चाहते हैं कि भारत की नदियों को और बिहार की नदियों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे भारत की नदियों को और बिहार की नदियों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं मैप के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से बताई हूँ। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 11 में है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत संविधान के अनुसार जो है राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार, यहाँ पे राज्य शब्द आया है तो कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, क्योंकि
ऐसे बोलचाल में या वर्णित भी है कि संघ और राज्य, लेकिन संविधान की भाषा में जो है राज्य को संघ कहा जाता है। किसको? राज्य को संघ कहा जाता है। तो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यही मेंशन है, यहाँ राज्य जो है स्टेट वाला नहीं है बल्कि संघ वाला है, केंद्र वाला है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यदि स्टेट की बात करें तो स्टेट का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? राज्यपाल होता है। एक स्टेट्स का राज्यपाल होता है, जबकि केंद्र का, संघ का कौन होता है? राष्ट्रपति होता है कार्यकारी अध्यक्ष। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 12 में है कि कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो कौन सी निकाय थी? वह जो थी लीग ऑफ नेशन थी। कौन थी? लीग ऑफ नेशन निकाय थी, जिसको कि हम लोग राष्ट्र संघ के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। और इसकी स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय, तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे। कौन थे? वुडरो विल्सन थे। उसी ने अगुवाई करी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, उसके बाद कोई भी युद्ध ना हो और सभी देशों में सामंजस्य स्थापित हो, तो उसके लिए एक संस्था होनी चाहिए जो कि इस संस्था की बातें हर कोई माने और आपस में किसी अन्य देशों के बीच किसी भी तरह का मतभेद ना हो, और कभी मतभेद हो भी तो उसका शांतिपूर्ण समाधान राष्ट्र संघ करे। तो इसीलिए जो है वुडरो विल्सन की अगुवाई में अन्य देशों के समर्थन के साथ भी राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 10 जनवरी 1920 को की गई थी। और उसके बाद इसको भंग जो किया गया 1946 ईस्वी में कर दिया गया। और 1946 ईस्वी में क्यों भंग कर दिया गया? क्योंकि तब जो है राष्ट्रसंघ के बदले जो है संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को कर दी गई थी। उसके बाद जो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई तो राष्ट्र संघ को क्या कर दी गई? भंग कर दी गई। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में ही रखेंगे। क्लियर। अब आप आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर आपके 13 में कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो प्रेजेंट टाइम में भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 11 है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आइए हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान है, तो हमारा संविधान के मूल संविधान में जब हमारा संविधान बन रहा था या बना था तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और उस समय 10 ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और एक और जो मौलिक कर्तव्य है जो कि 11वां है, उसे जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया। और कुल मिलाकर अभी जो है इसीलिए 11 मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जो जोड़ा गया है तो कौन से भाग में? तो भाग 4 को और आर्टिकल 51 को के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है कौन से देश से लिया गया है? तो यह जो है सोवियत संघ, रूस से मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान मौलिक कर्तव्य को वहाँ से लिया गया है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। और इसी से रिलेटेड है मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया और संविधान के भाग 3 में इसका वर्णित है। और यह कितने से कितने आर्टिकल तक? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। और इसी तरह से जो है मौलिक कर्तव्य को हम लोग मैग्ना कार्टा, भारत के मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। तो इन पॉइंट को भी आप लोग माइंड में ही रखेंगे। और एक है नीति निर्देशक तत्व जो कि कौन से संविधान से लिया गया है? तो वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कौन सा? नीति निर्देशक तत्व। और
इसको जो है भारतीय संविधान में कौन से भाग में जोड़ा गया, तो भाग 4 में, और आर्टिकल 36 से 51 तक जो है भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 14 में है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वह कितनी होती है। तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वह 250 हो सकती है। कितना? 250 हो सकती है। और यह वर्णन जो है हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, तो आर्टिकल 80 के तहत यह हमारे संविधान में वर्णित है कि राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है 250 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और 250 में से जो है इनमें से 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और शेष जो है 238 जो है सदस्यों का चुनाव होगा। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में ही रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 15 में है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो बहुत ही फेमस डे है। तो ये सारे जो है ये पॉइंट जो है या ये क्वेश्चन सारे को पता होंगे। तो कब हुई थी महात्मा गांधी का जन्म, तो 1869 ईस्वी को हुई थी। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती जो है तो कब है, 2 अक्टूबर को ही है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 16 में है कि सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। तो सिखों के गुरुओं में जो है गुरु गोविंद सिंह जो थे यह 10वें नंबर के गुरु थे। कितने नंबर के? 10वें नंबर के। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह के जो पिता हैं वह कौन से हैं? तेग बहादुर हैं, जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु हैं तेग बहादुर। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है 11वें कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं बने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि गुरु बनते थे तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो इसी कारण से गुरु गोविंद सिंह ने जो है एक ग्रंथ साहिब जो है उसी को 11वां गुरु के रूप में माना। और यह जो है ये घोषणा कर दिए गुरु गोविंद सिंह ने कि अब से जो है सिख धर्म के जो गुरु होंगे यह ग्रंथ साहिब ही होंगे। और 11वां गुरु के रूप में ग्रंथ साहिब ही बने। और उसके बाद अभी भी प्रेजेंट टाइम में जो है सिख धर्म के जो गुरु हैं ग्रंथ साहिब ही है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 17 में है कि कनिष्क राजा थे। तो कनिष्क कौन से वंश के राजा थे? कनिष्क जो है कुषाण वंश के राजा थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब यहाँ पे मौर्य वंश है। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त। और पाल वंश के गोपाल। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में ही रखेंगे। और पाल वंश के जो संस्थापक गोपाल है उसने उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना कौन किए थे? धर्मपाल ने। और कुमार गुप्त जो है यह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 18 में है कि बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होती है? तो किसकी कमी के कारण होती है? तो विटामिन बी की कमी के कारण होती है। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है क्या है? थायमिन है। क्या है? थायमिन। और विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है क्या है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है क्या है? साइनोकोबालामिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और विटामिन बी का जो खोज किए थे किसने किए थे? मैक्लोन ने। और विटामिन शब्द का जो प्रयोग किए थे सबसे पहले खोज किए थे किसने किए थे? फंक ने। और विटामिन ए बी दोनों का जो खोज किए हैं मैक्लोन ने किए हैं। और विटामिन सी का जो खोज किए हैं किसने किए हैं? होलकट ने। और विटामिन ई का जो ई का नहीं डी का जो खोज किया किसने किए हैं? हॉपकिंस ने। और विटामिन ई का जो क्या कहीं रासायनिक नाम है क्या है? टोकोफेरोल है। टोकोफेरोल। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल है। कैल्सीफेरोल। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है क्या नाम है? रेटिनॉल। और विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है।
और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन ई की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो जनन क्षमता में कमी आ जाता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 19 में है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 20 में है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो कितने समय में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में जो है पृथ्वी अपनी धुरी में घूमती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगा था वह कौन सा ग्रह है? तो वह बुध ग्रह है। और बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं, बुध शुक्र का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 22 में है कि उस शहर का देशांतर क्या होगा जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन। और यदि आप चाहते हैं कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करें कि अक्षांश रेखा क्या होते हैं, देशांतर रेखा क्या होते हैं, 0 डिग्री यमोत्तर क्या होती है, 180 डिग्री जो समय रेखा होती है वह क्या होती है, उसके बाद विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सारे के बारे में आप लोग यदि अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आप यदि उसको अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के विश्व के भूगोल में आपको यह वीडियो मिल जाएंगे और वहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 23 में है कि इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो इनमें से कौन जो है इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो सिंदरी। हर जगह इस्पात प्लांट है लेकिन सिंदरी जो है यह खाद कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सिंदरी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 24 में है कि गारो जनजाति कहाँ है? तो गारो जनजाति कहाँ पे है? मेघालय में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये सारी जनजाति जो है कहाँ पे है? मेघालय में है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है कि दिल्ली चलो का नारा जो दिया था किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वह सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी जो है इसी ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। और इसने जो है जय हिंद, उसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका भी नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने ही जो है दिया है। और M.K. गांधी, जिसको लोग महात्मा गांधी कहते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, तो इसने भी नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? हे राम, हे राम। उसके बाद भारत छोड़ो, ये नारा जो किसने दिए हैं? महात्मा गांधी जी ने दिए हैं। और JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो है आराम हराम है। उसके बाद हु लिव्स इन इंडिया डाइज, ये सभी नारा जो किसने दिए हैं? जवाहरलाल नेहरू ने दिए हैं। उसके बाद साइमन कमीशन नहीं, लाला लाजपत राय ने भी नारा दिए हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ। उसके बाद मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासक के ताबूज की कील साबित होगा, यह नारा किसने दिए हैं? लाला लाजपत राय ने दिए हैं। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस तरह से इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 26 में है कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सरोजिनी नायडू जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम राज्यपाल बनी थी और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। और सरोजिनी नायडू जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला है कौन? सरोजिनी नायडू। तो यह भी अपन आप लोग माइंड में रखेंगे। और सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। कौन? सुचेता कृपलानी, और उत्तर प्रदेश की यह बनी थी। और विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति बनी थी। कौन? विजया लक्ष्मी पंडित। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार इसे क्वेश्चन देखने को मिला है। और अरुणा आसफ अली जो है, अरुणा आसफ अली, यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी जो कि भारत की स्वतंत्रता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दी है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पेस मेकर संबंधित है। तो पेस मेकर किससे संबंधित है? तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पेस मेकर्स जो है यह हृदय से संबंधित है। किससे? हृदय से संबंधित है। हृदय से और एक यंत्र संबंधित है, कौन सा? ईसीजी। ईसीजी और पेसमेकर, पेसमेकर और ईसीजी, इन दोनों में हम लोग डिफरेंस समझते हैं। ईसीजी जो होता है, यदि हृदय में कोई विकार हो गया तो हृदय में विकार का पता लगाने के हम लोग ईसीजी चेक करवाते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है? ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ईसीजी का फुल फॉर्म। जबकि पेसमेकर का क्या कार्य है? पेसमेकर का कार्य है कि हृदय की गति जब कम हो जाती है तो उसको समान अवस्था में लाने का जो कार्य होता है पेसमेकर का होता है। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझें। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करी हूँ, क्योंकि पेसमेकर ईसीजी दोनों किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। लेकिन ईसीजी का जो कार्य है क्या है कि हृदय में जो भी विकार पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसका पता लगाने के लिए। और पेसमेकर का क्या कार्य होता है कि जब हृदय की गति कम हो जाती है तो उसको फिर समान अवस्था में लाने का कार्य होता है पेसमेकर का। और ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। और ईसीजी से ही एक मिलता हुआ ईईजी होता है। ईईजी टेस्ट होता है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? ईईजी का इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ। क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ होता है। यह मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण करने में इसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ या ईईजी का। तो इसको आप लोग माइंड में रखेंगे। और एक होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्यों करवाया जाता है? सीटी स्कैन जो करवाया जाता है तो वह संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में यदि कोई इफेक्ट है तो उस विकृति या इफेक्ट का पता लगाने के लिए जो है सीटी स्कैन किया जाता है। तो इन चारों को आप लोग माइंड में रखेंगे। ईईजी क्यों किया जाता है? यह मस्तिष्क से संबंधित है। जब मस्तिष्क संबंधी किसी भी बीमारी का हम लोग पता लगाना होता है तो इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम का हम लोग यूज़ करते हैं, उसका चेक करवाते हैं। ईसीजी का हम लोग जो है हृदय में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है तो उसके चेक ले करते हैं। पेसमेकर का हृदय की गति यदि कम हो जाती है तो उसको पुनः फिर समान अवस्था में लाने के लिए करते हैं। और सीटी स्कैन जो करते हैं, यदि पूरे शरीर में कहीं भी कोई इफेक्ट पड़ रही है या विकृति पैदा हुई है तो उसको पता लगाने के हम लोग कौन सा सीटी स्कैन करते हैं। तो ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 29 में है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। तो कितना से लेकर कितना तक? तो 1902 से लेकर के जो है 1979 तक जो है इसका जीवन काल था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और लोकमान्य तिलक, जयप्रकाश को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। और जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति दिए थे, और संपूर्ण क्रांति जो है कब दिए थे? 1970 के दशक में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? उस समय जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसको सत्ता से हटाना इसका मुख्य कार्य था। और जयप्रकाश नारायण को जो है मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया है। तो ये भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और आज़ाद दस्ता की जो स्थापना करी थी तो किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण ने ही किए थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था तो उसका
जो है बिहार से बहुत ही अच्छे तरीके से नेतृत्व किए थे, लेकिन इसको जो है जेल में डाल दिया गया था। कौन से? हजारीबाग में जेल में डाल दिया गया था। और हजारीबाग से जेल से जो है ये फरार होकर नेपाल चले गए थे हनुमान नगर में, और वहीं पे जो है इसने आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के आपको पूछ सकता है। तो चलते फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 30 में है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा या किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान महमूद ने। किसने? सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 31 है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो वह कौन था हर्षवर्धन के समय? वेनसांग। कौन था? वेनसांग था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और लामा तारानाथ कौन थे? तो ये एक इतिहासकार थे, तिब्बती इतिहासकार थे, और इसने जो है बौद्ध ग्रंथ को जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? लामा तारानाथ ने। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में ही रखेंगे। तो क्लियर। इस तरह से जो है इस सेट में हम लोग टोटल 31 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किए, समझे। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग मल्टीपल टाइम्स देखें और सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।